और डॉगेश डकैत के बनाए गए क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होते हैं। तो वैसे ही इंडस वैली के टाइम पे जो लोथल का इलाका है दोस्तों, ये जाना जाता था अपने कॉटन ट्रेड के लिए। तो आप भी अपनी कॉपी निकाल लो भैया, पेनवा इनवा निकाल लो, समझे? पेन निकाल के एकदम चुपचाप एक शांत जगह बैठ जाओ जाकर के। हमारे जैसा नहीं कि यहाँ पे एकदम सांड आया जा रहा है, गाय ऐसे चली आ रही है एकदम मुंह उठाते हुए, डॉगी आ गया बीच में, ठीक है, ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। इसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या स्टेट के अंदर लगता है जब राष्ट्रपति शासन। और लास्ट है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब जब देश में फाइनेंशियल संकट आ जाए। लास्ट वाली को हमने आज तक अप्लाई नहीं किया है। जब टीरेक्स की क्लास में आ ही गए हो मेरे क्लास 9 के सुपरस्टार्स, तो यार अंदाज और शुरुआत दोनों धुरंधर और धुआंधार होनी चाहिए। क्या हाल चाल? तो 9th के प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, आईसीएसई वाला पे आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा वेलकम। मैं कौन हूं शायद आपके लिए हो सकता है नया चेहरा दोस्तों है। बहुत सारे 10th के बच्चे बहुत अच्छे से मेरे को जानते हैं और मेरे को 2-3 नाम दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। एक तो मेरे को बुलाते हैं एक बेहतरीन डायनासोर के नाम से जो बड़ी खतरनाक और हैवी लेवल का था, उसको कहते हैं टीरेक्स। तो जी हाँ, आप भी मुझे प्यार से टीरेक्स बुला सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे खतरनाक दोस्त है, उसका नाम है डॉगेश। तो बच्चे मेरे को डॉगेश सर भी बुलाते हुए, मैं और वो जो है दोस्त हैं। तो ये तुम्हें क्लास के सेशन में पता चलेगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, है ना, और क्या करने वाला हूं इस सेशन में। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि 30 क्वेश्चन बोल के 300 सवाल नहीं कराऊंगा मैं, सिंपल सीधी बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन बोल करके 300 सवाल करा दिए, बच्चा बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 सब्जेक्ट्स मिला के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लेकिन ऐसे सवाल जो ज्यादातर स्कूल्स चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, पूछते हैं आपके पेपर्स के अंदर, कुछ अंडरलाइन कंसेप्ट्स, मतलब हो सकता है कोई सवाल से जुड़ा कोई कॉन्सेप्ट हो, उसे भी हम यहां थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना। और एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर्ड सवाल, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ये सारी चीजें करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले बेटा 2 बातें बता दूं आपको। नंबर 1, आपके क्लास 9th का जो पेपर होता है वो आपका स्कूल सेट करता है, ठीक है। पहली बात तो स्कूल में जो आपकी टीचर हैं, रिस्पेक्टेड मैम सर, जो भी आपको पढ़ाते हैं, उनके भी क्वेश्चन आंसर्स को एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। क्योंकि पेपर वो अपने हिसाब से सेटअप करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वहां से सवाल तुम्हें मिलेगा। ये एक तरीका बता रहा हूं अपना पेपर लीक करने का, या फिर कह सकते हो अपना पेपर प्रिडिक्ट करने का। तो पेपर प्रिडिक्शन इज इजी गाइस, बहुत सिंपल है। आपने जो साल भर पढ़ा है, जो आपके मैम कह रहे हैं, सर कह रहे हैं बेटा देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, जो आपको रिवाइज कराया गया है स्कूल्स के अंदर, वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एंड दैट इज वाई उन क्वेश्चंस को हमें लीव नहीं करना। प्लस जो जो बातें मैं आपको यहां बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, उसे ध्यान से नोट कर लेना है, ठीक है। सर कितनी देर पढ़ाओगे दोस्तों? मैं ट्राई करूंगा कि जितना बेहतरीन कम समय के अंदर हम चीजों को कवर कर पाए, उतना हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चश्मा उतार देते हैं दोस्तों। चश्मा उतारूंगा तभी तो मेरे प्यारे प्यारे बालक मेरे को दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेहतरीन सा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। भाई मैं रेडियंट बैच पढ़ाता था, जब हमारा क्लास 9 का बैच चलता है एसएससी में, बड़ा मजा आता था बच्चों पढ़ाने में। फिर मैं विक्ट्री वाले बच्चों को पढ़ाता था साथ साथ, तो बड़ा मजा आता था 9-10 से बातचीत करने में। काफी टाइम बाद 9th वालों से मुलाकात हो रही है, ठीक है। वैसे मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम कुणाल है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। और आप मुझे प्यार से टीरेक्स बुला सकते हैं। तो टीरेक्स के जुरासिक वर्ल्ड वाली दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वेलकम आप सभी को। क्या करने वाले हैं ये सब आपको पता ही चल गया होगा कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम यहां पे करेंगे, चारों सब्जेक्ट्स को मिला करके। और ये जो सवाल हैं खास मेरे दोस्त डॉगेश डकैत ने बनाए दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा दोस्त है डॉगेश डकैत, और डॉगेश डकैत के बनाए गए क्वेश्चंस बड़े खतरनाक होते हैं, बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि यहां पे कॉटन ट्रेड का जो है ये क्या मिला है, एक एविडेंस मिला है। अब ये चैप्टर ये कौन सा है आपका, इंडस वैली वाला है, ठीक है। और यहां से एक बेहतरीन सा सवाल आ रहा है। अब कभी भी आपको जब व्यापार की बात की जाए, कॉटन ट्रेड, तो दोस्तों आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, कि कॉटन का बिजनेस करना है मेरे को, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि जहां पे कॉटन आसानी से ग्रो कर पाए, वहां पे मैं इसका बिजनेस स्टार्ट करूं, बिकॉज रॉ मटेरियल मेरे को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है, तो हो सकता है कि अगर मुझे सी हो, पास में समुद्र हो, ठीक है, तो वहां पे मैं पानी के जहाज के थ्रू अपना सामान ले जाकर के बेच सकता हूं। सो आई शुड लुक फॉर सच अ प्लेस। मुझे ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां पे दोनों चीजें हो जाए, कि रॉ मटेरियल भी मिल जाए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाए। अब अगर तुम इन चारों ऑप्शंस को देखोगे,
तो एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं, दैट इज द लोथल। ठीक है, तो लोथल कहां पड़ता है दोस्तों? आज भी तुम देखोगे लोथल पड़ता है बेटा आपके गुजरात के अंदर। कहां पाया जाता है बच्चे? ये गुजरात में। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इतना सा गुजरात वाले पार्ट का ही मैप बनाऊं, यहां पे सिर्फ इतना सा बनाऊं, तो दोस्तों दो चीजें यहां पे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये वाला जो रीजन है यहां पे आपको ब्लैक सॉइल काफी बढ़िया मिलती है, विच इज गुड फॉर कॉटन, जो कि कॉटन के ग्रोथ के लिए काफी अच्छी है। साथ ही साथ गुजरात के पास आप देखोगे अरेबियन सी का एक्सेस है दोस्तों, तो यहां पे क्या कर सकते हो आप? एक पोर्ट बना सकते हो, बंदरगाह बना सकते हो और वहां से व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो मैनचेस्टर शहर था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आप मान लीजिए, जो जाना जाता था अपने कपड़े के व्यापार के लिए, कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। तो वैसे ही इंडस वैली के टाइम पे जो लोथल का इलाका है दोस्तों, ये जाना जाता था अपने कॉटन ट्रेड के लिए। इनफैक्ट यहां पे प्रॉपर डॉकयार्ड पाया गया है, मतलब जहां शिप्स कभी आती होंगी, रुकती होंगी, सामान लोड होता होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या हुआ भाई? इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ लोथल। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपनी कॉपी निकाल लो भैया, पेनवा इनवा निकाल लो, समझे? पेन निकाल के एकदम चुपचाप एक शांत जगह बैठ जाओ जाकर के, जहां कोई आता जाता ना हो, आपको डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो कहां तुम्हें कार्टून दिख गया, तुम देखने भाग जाओगे भाई, है कि नहीं? तो चुपचाप से ऐसी जगह देखना, जहां ऐसी जगह जाना जहां पे कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी पता चला कुछ अच्छा खाने को बना रही, तुम भाग गए उठ के, तो ये नहीं करना है। जब तक पढ़ा रहा हूं 45-50 मिनट जो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बढ़िया से एकदम अच्छे से अपने आंसर्स मार्क करने हैं। ठीक है, बाद में कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ तुम्हारा। ठीक है, अपने नंबर बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जब बात लोथल की चली रही है, तो क्यों ना यार एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा रिकॉल कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जिसको आप कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको आप चाहे इंडस वैली कह लीजिए दोस्तों, चाहे आप हड़प्पन कह लीजिए, तो ये जो सिविलाइजेशन है वो अपने जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न थी दोस्तों। आप सोच के देखो यार, इनके टाइम पे जो नाले होते थे वो कवर्ड होते थे। इनको पता था कि उससे बीमारियां फैल सकती, खराब स्मेल फैलेगी, तो लोग नालों को कवर करके रखते थे यार। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग एक नंबर के बदतमीज लोग हैं, सब नाले खुले पड़े रहते, आदमी गिर जाता बाइक लेकर ढम से उसमें, है कि नहीं? उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सोचो हमसे कितने एडवांस लोग थे, और हम अपने आप को एडवांस कहते हैं। काहे के एडवांस भैया हम? ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट दिस सिविलाइजेशन गाइस, तो इंडिया की पहली बड़ी सिविलाइजेशन में इसको काउंट किया जाता है। बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल हुआ करती थी, है ना? साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे सिटीज बहुत वेल प्लान्ड थी, हमारे जैसा नहीं कि यहाँ पे एकदम सांड आया जा रहा है, गाय ऐसे चली आ रही है ना, मुंह उठाते हुए, डॉगी आ गया बीच में, ठीक है, ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं था। ठीक है, वेल प्लान्ड सिटीज थे, वेल प्लान्ड रोड्स थे इनके। तो सोचो उस जमाने के टाइम की बात की जा रही है, और लोग क्या किया करते थे? फार्मिंग करते थे, व्यापार करते थे, क्राफ्ट्स बनाते थे, ये सब इनका काम था। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखोगे, पहले छोटे छोटे गांव थे, ये गांव फिर बढ़ते बढ़ते डेवलप होते हुए बड़े टाउन्स एंड सिटीज में कन्वर्ट हुए। हड़प्पा, मोहनजोदारो को हम सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा को, मोहनजोदारो को हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में काउंट करते हैं। और मजे की बात क्या है कि जो आज तुम पाकिस्तान का इलाका देखते हो ना दोस्तों, इवन वहां पे भी आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा के अलावा अगर आप देखोगे, वहां पे भी इंडस वैली के जो साइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इंडस वैली के साइट्स का मतलब क्या है? वो इलाके जो कभी सिविलाइजेशन का पार्ट रहा करते होंगे। तो दोस्तों जब ये वर्ड आता है सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ लोगों का रहना नहीं होता। इसका मतलब होता है जब लोग एक सर्टेन एरिया में रहते हैं, वो डेवलप करते हैं किसी चीज को, किसी चीज की बिगिनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक सिविलाइजेशन डेवलप होना। लोगों को अपना एक कल्चर होगा, उनके त्यौहार होंगे, उनका अपना वर्क करने का तरीका होगा, शहर को चलाने का तरीका होगा। दैट इज व्हाट मेक्स अ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज अगर तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाकों को ढूंढो, तो तुम्हें पाकिस्तान तक से लेकर के, मतलब भारत के काफी बड़े ऊपर वाले पार्ट में इसके कई सारे साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इट वाज अ वेरी लार्ज ह्यूज सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, नाउ फार्मर्स यहाँ पे क्या उगाया करते थे दोस्तों? गेहूं उगाते थे, बार्ले, है ना, यहाँ पे उगाया करते थे। कॉटन का आप देखोगे ट्रेड होता था, कॉटन उगाया जाता था। प्लस लोग पॉटरी बनाते थे, पॉट मेकिंग करते थे, सुंदर सुंदर पॉटरीज बनाना, ज्वेलरी बनाना। ठीक है, इवन तुम जान के हैरान हो जाओगे दोस्तों कि एक एक्सकवेशन में एक मेकअप बॉक्स जैसा भी मिला था। तो ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि हमारे जो फीमेल्स हैं उनको मेकअप से प्यार बहुत ज्यादा रहा है, वो भी इंडस वैली के जमाने से। ठीक है, और एक स्टैचू मिली थी जिसमें ऐसे बियर्ड थी, तो लड़कों को बियर्ड से प्यार रहा है और गर्ल्स को मेकअप
से रहा है, तो ये उस जमाने से चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स की बात करें, काऊ, शीप, गोट्स, ये सब को जो है लोग पाला करते थे। आयरन का रेफरेंस नहीं मिलता, लोहा हमें देखने को नहीं मिलता, है ना, बिकॉज लोहा होता तो वेपन्स होते भयंकर वाले, बड़े वाले वॉर्स आपको देखने को मिलती, बट ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं है, ठीक है। और हमने क्या देखा, टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो टाउन आपको पता है दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक अपर एरिया था, एक लोअर एरिया था, ठीक है। इसके अलावा हाउसेस किससे बनते थे, ब्रिक्स, ईंटों से बने होते थे, इनके अपने वेल्स थे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे ग्रेट बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस पूरे सिविलाइजेशन का, एक ग्रेट बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का, ऐसा माना जाता है कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा करता होगा, है ना, तब वहां ग्रेट बाथ के अंदर जो है लोग आते होंगे, नहाते धोते होंगे, है ना, कोई फंक्शंस होते होंगे, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे फार ऑफ प्लेसेस से भी व्यापार के में एग्जांपल्स मिलते हैं कि सी रूट्स के थ्रू जो है बिजनेस हुआ करता था आसपास के सिविलाइजेशन से, राइट। लोथल एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। अब ये खत्म कैसे हुई, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों क्योंकि इंडस रिवर के आसपास ये सिचुएटेड थी, कुछ ट्राइब्यूटरीज थी उसकी, यहाँ पे वो ड्राई अप हो गई या क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये कुछ पॉसिबल हमको थ्योरीज मिलते हैं। एक और थ्योरी है वो है आर्यन इन्वेजन्स का, कि आर्यंस अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट भारत के नहीं माने जाते, हम ऐसा मानते हैं कि आर्यंस नॉर्थ में आए, अब क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी था, आप ऐसा कह सकते हो, वेपन्स वगैरह थे, तो उन्होंने इनको भगा दिया। ये कई सारे थ्योरीज आपको इंडस वैली के अराउंड मिलते हैं। ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते पानी वगैरह का रिसोर्स सूख गया, इसके चलते जो है इंडस वैली खत्म हुआ, बट देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, बट हाँ मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आया तो क्यों ना आपको एक रिकॉल दे दिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आप कह रहे क्या यार सर आपने एकदम फ्लो तोड़ दिया, चलो। तो अगला सवाल कहता है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहां से बोरो किया हुआ है। अब अमेंडमेंट शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। अमेंडमेंट शब्द का मतलब होता है बेटा चेंज, क्या होता है, चेंज। अब तुम खुद सोचो, भारत इतना बड़ा देश है, इंडिया इज सच अ लार्ज कंट्री यार, है ना, भारत इतना विशाल देश है, कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, कई सारे कल्चर यहाँ पे फॉलो होते हैं, भाषा इतनी अलग अलग है, और समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। सोचो अगर मैं एक ऐसा संविधान बना देते जिसमें लॉस को चेंज ही ना किया जा सके, जिसमें कोई चेंजेस ना किए जा सके, तो कितना बेकार हो जाता, रिजिड हो जाता, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है बेटा, कि ये बहुत बड़ा तो है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। समय के साथ साथ अगर आपको चेंजेस करने हो उसके अंदर, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये हमने कहां से लिया है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने कहां से, अगर आप देखोगे अमेंडमेंट को यहाँ पे किया है, अमेंडमेंट को हम कहां से इंस्पायर होकर के लेते हैं। तो सॉरी यार, मैं हमेशा पोल्स कराता हूं ना क्लास में, तो इसलिए जो है मेरे आदत पड़ गई है कि पोल्स करवाने की। चलो, तो मैं 5 सेकंड का समय मैं देता हूं, यहाँ पे 5 सेकंड्स का समय है, तुम्हें ये बताना है कि अमेंडमेंट्स का कंसेप्ट हम कहां से लेकर के आए, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। सो वैसे करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्या है करेक्ट आंसर आपका, साउथ अफ्रीका। अब देखो साउथ अफ्रीका के अलावा हमने कई सारे देशों से भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में कई सारे पॉइंटर्स उठाए, ठीक है। अब इसको हम चीटिंग करना नहीं कह सकते दोस्तों। तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मैं एग्जाम में चीटिंग करता हूं, मैं भी कह सकता हूं कि मैंने इंस्पिरेशन ली है। हम लोग यही कहते हैं ना भाई कि हमने चीटिंग नहीं की है, हमने क्या है दुनिया भर के जो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट चीजें थी उसको अपने में इंक्लूड किया अपने हिसाब से, तो हम इंस्पायर्ड है उनसे। बच्चे आप सोचोगे सर जी कुछ भी कह लो बट ये तो चीटिंग है भाई, मैं करूं एग्जाम में तो टीचर डांट लगाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए तो भैया बहुत बढ़िया, ये तो सर सरासर नाइंसाफी है। अब बेटा है तो है, देखो क्या ही कर सकते हैं इसमें हम, है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं ना, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। चलो, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट उठाया। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटा, देखो क्या है कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है संविधान का बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जब हमारा कंट्री आजाद हो रहा था 1947, याद है तुमको, तो उस टाइम पे एक चीज और याद होगी कि कंट्री का डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, किसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे। देश में दंगे हुए बहुत ज्यादा, इंडिया को आजादी तो मिली बट भाई अपने ही लोगों का खून बहा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी कि इंडिया में पावर तो हम शेयर करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट की सरकार होगी उसके साथ पावर्स तो हम शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जो है देश के अंदर खुशी खुशी रह पाए, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी डाले जाएंगे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन ही ना रहे कि हमें भी इंडिया छोड़ के जो है अलग देश बनाना है। हो सकता था जैसे पाकिस्तान बना है वैसे और भी कोई डिमांड कर सकता था कि मुझे भारत छोड़ के जाना है, अलग देश बनाना है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम ऐसा कुछ ला दें कि जिससे ऐसा पॉसिबल ना हो तो कितना बढ़िया रहेगा। दैट इज वाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भारत को फेडरेशन शब्द नहीं यूज करता। इट डज नॉट सेज दैट इंडिया इज अ फेडरेशन, नहीं, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स।
भारत क्या है? भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, मतलब सभी स्टेट्स के साथ हम पावर शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आसान तरीके से देश को चलाया जा सके। फिर इसका मतलब ये नहीं कि देश को छोड़ के कोई स्टेट अलग कंट्री बना ले। एंड दैट इज कैन बी सीन इन द डिवीजन ऑफ पावर्स। वो उसको हम डिवीजन ऑफ पावर्स में देख सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पावर्स को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। 3 लिस्ट बना दी हमने, ठीक है? एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है बेटा, उसमें जितने भी देश से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, देश का डिफेंस, बैंकिंग, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो सब यूनियन लिस्ट में आता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो देश चलाती है, वो उसके ऊपर लॉज बनाती है। फिर कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो स्टेट के इंपॉर्टेंस के, जैसे स्टेट का पुलिस हो गया, खेती हो गया, ये सब स्टेट रिगार्डिंग मैटर्स है ना, तो इनको बेहतर स्टेट लेवल पे मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखोगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सरकार जो है वहां की रूल्स बनाएगी, राइट। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे मैरिज है, जंगल है, बहुत कॉमन चीज है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, देश और स्टेट के लिए, इसमें लॉस कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। लेकिन मान लो लड़ाई हो जाए, मान लो सेंट्रल कहे कि मेरा बढ़िया है, स्टेट का मेरा बढ़िया है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सेंट्रल की बात मानी जाएगी। सेंट्रल जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ज्यादा पावरफुल होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, कि दोनों हाउसेज एक साथ जब असेंबल होते हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए ना, वो कंसेप्ट हम सब ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी गाइस। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स हैं, लॉस नहीं है, याद रखिएगा, है ना। लॉ क्या है? एक राइट, एक प्रॉपर कानून होता है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो या फिर उसको मानना पड़ता है। बट प्रिंसिपल्स वैसे नहीं होते। प्रिंसिपल्स को हम आदर्श कहते हैं कि हमें कंसिडर करना चाहिए, है ना। तो जब कभी भी देश में कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है ना बेटा, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जब कुछ नया लाए तो इन्हें अपने ध्यान में रखे, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इन जनरल बेनिफिट की बात करते हैं पूरे देश के, उसके पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। फिर राज्यसभा का नॉमिनेशन। राज्यसभा में आपको पता है जो 250 मेंबर्स हैं, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये हटाई नहीं जा सकती, रिमूव नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहां पे हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आपके, ठीक है। अब राज्यसभा के अंदर 238 मेंबर्स को तो हम इलेक्ट करते हैं, कहां से? जो स्टेट की असेंबलीज होती है ना, वहां से, विधानसभाओं से अपॉइंट होकर के ये राज्यसभा में आते हैं। लेकिन 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मतलब ये अपने फील्ड के बेस्ट होते हैं, धुरंधर होते हैं दोस्तों, है ना। कोई बॉलीवुड से हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है, कोई साइंस टेक से हो सकता है, तो अपने फील्ड के धुरंधर लोग हैं। तो इनको प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। तो जो नॉमिनेशन का कंसेप्ट आया कि ऐसे नॉमिनेशन किया जा सकता है, या जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का मेथड है, ये सब कहां से आए? ये सब आया बच्चे हमारे आयरलैंड से। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू, है ना, इंपीच यानी हटाया कैसे जा सकता है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हमने यूएस से बोरो किया। फिर जर्मनी से क्या लिया दोस्तों? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 356, इसी में 4 ऐड करके याद कर लो। इसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या स्टेट के अंदर लगता है जब राष्ट्रपति शासन। और लास्ट है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब जब देश में फाइनेंशियल संकट आ जाए। लास्ट वाली को हमने आज तक अप्लाई नहीं किया है, बाकी 2 हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इमरजेंसी में देखोगे, खासकर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। ये कंसेप्ट हम जर्मनी से लेकर के आए, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर उठाया, या फिर जो है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को अपॉइंट कैसे किया जाए, इलेक्ट कैसे किया जाए, उसका प्रोसीजर उठाया, ठीक है। जापान से एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ प्रोसीजर्स लिए हमने, ठीक है। फ्रांस से रिपब्लिक का आइडिया लिया हमने, रिपब्लिक कैसे बनाना है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया हमने लेकर के अपने प्रीएम्बल में रखा। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई जिस प्रकार की सरकार हमारे देश में चलती है वो एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम का ही कॉपी है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कि डजंट मैटर कि आप कहीं पे भी रहते हो देश के अंदर, आप भारतीय नागरिक कहलाओगे, इंडियन सिटीजन कहलाओगे, ठीक है। चलिए, या फिर रिट्स का इशू। रिट्स पता है क्या होता है? रिट्स होते हैं ऑफिशियल ऑर्डर्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको इशू करता है। मान लो पकड़ कर तुमको कोई उठा के ले गया, ठीक है, और जबरदस्ती रख लिया अपने पास, है ना, तुम्हें रिलीज नहीं कर रहा। मान लो पुलिस उठा के ले गई तुमको, है ना, वहां पे कोर्ट के अंदर तुम्हें पेश नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा? तो तुम जो है लॉयर के थ्रू एक रिट इशू करवा सकते हो। कौन सी रिट? हेबियस कॉर्पस की, ठीक है। तो पुलिस वाले अगर तुमको अरेस्ट करते हैं तो पहली चीज तो उनको बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट किया, कब किया, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट जिसको वारंट कहते हैं वो लगता है, ठीक है। उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर लगभग जो है मैजिस्ट्रेट या लॉ ऑफिसर के सामने आपको ला के पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया, गलत तरीके से आपको डिटेन किया गया, तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हो। वहां पुलिस मजबूर हो जाएगी आपको सामने लेकर के आने के लिए, ठीक है। ऐसे और भी कई सारी रिट्स होती हैं, क्वो वारंटो है, सेटुआरी है, मैंडेमस है, ठीक है।
ऐसी बहुत सारी रिट्स होती है। रिट्स क्या होते हैं? लीगल ऑर्डर्स होते हैं, वो हमने यहां से उठाया। ठीक है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब दो हाउसेस का एग्जिस्ट करना। सेंटर में दो हाउसेस हैं, कौन कौन से दोस्तों? लोकसभा एंड राज्यसभा। सिमिलरली कुछ स्टेट्स के पास भी दो होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं दोस्तों, और कुछ स्टेट्स में काउंसिल भी होती है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। तो ये इसको कहता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो वो हमने यहां से पिक किया है। फिर हमने सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जिसको आप रशिया कहते हैं, वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। जैसे कुछ अधिकार है हमारे पास, वैसे हमारी भी कुछ ड्यूटीज है कंट्री की तरफ। दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर जस्टिस क्या आइडियल? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इसको हमने लिया। और कनाडा से हमने क्या लिया? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरेशन तो होगा, पावर तो शेयर होगी, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर रेसिडुअरी पावर्स। अब क्या होता है कि जो तीन लिस्ट मैंने तुम्हें बताई, कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है जो छूट गए, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए। जैसे आज के जमाने का एआई है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, ये सारी चीजें आप देखोगे ऑलरेडी इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है। तो इसे हम कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, राइट। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेसिडुअरी पावर कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई यहां पे? चलिए, इसके अलावा स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, है ना। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट एज एन एडवाइजर काम करती है। कई बार सरकार को एडवाइस चाहिए होती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को मान लो किसी मुद्दे पर एडवाइस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस कर सकता है, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग। वो मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, बाकी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। डन। चलो, तो यार बहुत सारी बात कर ली हमने यहाँ पे। अब मैंने कहा यार क्वेश्चन करवा ही रहा हूं, कुछ कुछ कंसेप्ट आपके रिवाइज करते चले, सिविक्स रिवाइज होती जाएगी, है कि नहीं दोस्त? चलिए, तो आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अब तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर इज लाइक गुरु, टीचर। ठीक है, तो लास्ट जो है तीर्थंकर कौन से थे जैनिज्म के? आपके पास फटाफट से 5 सेकंड्स का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। ठीक है, तो हमको भी पता है बच्चे लास्ट तीर्थंकर कौन है। तो लास्ट तीर्थंकर हमारे, दैट इज द आंसर इज वेरी सिंपल, वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर से हम जो है जैनिज्म को काफी पॉपुलरली जानते हैं, राइट। तो तीर्थंकर्स आर द लाइक द ग्रेट टीचर्स। पहले आपको पता ही है ऋषभ देव, लास्ट आपके वर्धमान महावीर। इनके सिंबल्स आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनके जो लाइफ से रिलेटेड सिंबल्स है वो बेटा आप जरूर से याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। पंचायत का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, सीधा शॉर्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम कितने साल का होना चाहिए आपको पंचायत मेंबर बनने के लिए? तो मिनिमम एज भाई आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? उसमें जो है 25 ईयर्स की होनी चाहिए। और वही अगर आपको राज्यसभा का लड़ना है दोस्तों, राज्यसभा का तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में एज आपके मिनिमम जो है आपके 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम इतना और लोकसभा में मिनिमम इतना। तो मिनिमम एजेस पे क्वेश्चन आता है कई बार, तो प्लीज इसे अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, बाकी पंचायत सिस्टम के अंदर आपको याद होगा जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है पंचायत के अंदर, जो टॉप पे होती है, जो सबसे टॉप पे अथॉरिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जिला परिषद। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताइए टॉप नॉच, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट लेवल होता है, वो कौन होता है? वो हमारा जिला परिषद होता है। ठीक है, चलिए तो इसको यहां पे याद रखेंगे सभी बच्चे। अगले सवाल पे चलते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इज नोन एज डैश। क्या बात है, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है दोस्तों, ज्योग्राफी से आता हुआ सवाल, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब एक मजेदार बात है, जब तुम अर्थ को देखते हो, सबसे पहले देखो अर्थ को अंडरस्टैंड करो कि अर्थ कोई सर्कल नहीं है, अर्थ इज नॉट सर्कल, अर्थ स्फीयर भी नहीं है। अर्थ का शेप पता है क्या? अर्थ का शेप है जियोइड। अर्थ का शेप क्या है बेटा? जियोइड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि अर्थ क्या है? अर्थ ना तो स्फेरिकल है, ना ही अर्थ क्या है, ना ही अर्थ सर्कल है। अर्थ क्या है? अर्थ का शेप बच्चे, अर्थ का शेप है दैट इज जियोइड। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जियोइड शब्द कहते हैं इसको हम लोग, है ना, ज्योमेट्री के अंदर। तो जियोइड का मतलब होता है कि अर्थ ऊपर से, यानी टॉप, ये जो पोल्स है हमारे, यहां से दबी हुई है और यहां से बेचारी फैली हुई है। संतरा देखियो, संतरा बहुत टेस्टी होता है, जूस बहुत बढ़िया निकलता है उसका, है ना। तो संतरा कैसा होता है? ऊपर से और नीचे से दबा होता है, साइड से ऐसे फूला होता है, ऐसी है अर्थ हमारी। ठीक है, अब मजे की बात क्या है कि अर्थ के ना दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है जो अर्थ का एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ उसके ऊपर ना रोटेट करती है, ऐसे घूमर घूमर जो है घूमती है पूरे दिन, है ना, ये रोटेशन करती है, उसी से डेज एंड नाइट्स आपके होते हैं, राइट। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो एक फोर्स पैदा होती है। कौन सी फोर्स पैदा होती है? उसको हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो जब अर्थ, कभी भी जब अर्थ रोटेट करती है दोस्तों, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपनी अर्थ पे रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तब एक फोर्स पैदा होती है, उसे हम कॉरियोलिस
फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉरियोलिस फोर्स का देखो काम क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है दोस्तों। ये कॉरियोलिस फोर्स क्या कहती है, क्वेश्चन यही पूछा था ना कि अर्थ के रोटेशन से कौन सा फोर्स है, दैट्स कॉरियोलिस फोर्स। ये क्या करती है कि जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहां में विंड्स होती है ना हमारी, उनको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करती है दोस्तों, ये लेफ्ट की तरफ मोड़ती है। तो ये काम है हमारे कॉरियोलिस फोर्स का, और ये सिर्फ हवाओं के साथ नहीं करती, जो आपका पानी का मूवमेंट होता है, जैसे हम ओशन करंट्स कहते हैं ना, करंट का मतलब समझते हो, करंट का मतलब होता है, ओशन करंट का मतलब कि जब पानी का एक ठीक ठाक अमाउंट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं करंट, राइट। इवन उनके मूवमेंट पे भी कॉरियोलिस फोर्स आपकी इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि इवन उनके मूवमेंट पे भी बच्चों कॉरियोलिस फोर्स इंपैक्ट डालती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भाई कॉरियोलिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इससे क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, कह रहे यार बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो इसको कराने से पहले, ऐसे इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर जो है आपकी क्या कंटेन करती है, ओजोन कंटेन करती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब जब बात आई है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो आओ एक बार थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मजे की बात क्या है दोस्त, हमारे पास जब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इस पे एक डिटेल सवाल आ सकता है आपसे कि कितने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसमें एक्सप्लेन करिए। अब देखो हमारे को एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो पहली दो लेयर्स के अंदर है। ठीक है, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो जितने आपको वेदर फिनोमेना दिखते हैं, बादल का घड़ 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 गरजना है ना, बारिश होना, छम 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 बारिश हो रही है, समझ रहे हो, ये सब बिजली कड़कना, समझ रहे हो, तो ये सारे फिनोमेना कहां होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो हमारे जीवन पे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर। अब जब आप ट्रोपोस्फेयर से, अच्छा ट्रोपोस्फेयर का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जितना आप हाइट पे जाओगे उतना टेम्परेचर गिरेगा। इसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, इसको और छोटे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो 165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइट के साथ टेम्परेचर गिरता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं आपके, जिसमें हम लोग ने ट्रैवल करते हैं, बैठ के जाते हैं ना हवाई जहाज में, वो ज्यादातर इसके अपर पार्ट में आपको उड़ता हुआ दिखाएगा, वेदर फिनोमेना यहीं पे होता है। फिर जब इसके आगे जाते हो तो ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रोपोपॉज। फिर इसके बाद जो लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप देखोगे तो आपको O3 यानी ओजोन यहां पे मिल जाएगी। तो ओजोन का काम क्या होता है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनको यहां पे ब्लॉक कर देना, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर का काम। अच्छा, कुछ फाइटर जेट्स वगैरह आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। फिर और ऊपर जाइए तो मेसोस्फेयर आता है दोस्तों, यहां पे आपको मेटेरोलॉजिकल रॉकेट्स दिखते हैं, जो मीटियोर्स आते हैं ज्यादातर यही बर्न अप हो जाते हैं। ठीक है, फिर और आगे जाओगे थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट होता है दैट इज आयनोस्फेयर। तो जो आपके रेडियो वेव्स होते हैं ना बेटा, रेडियो वेव्स वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं, ये थर्मोस्फेयर के अंदर ही होता है। या फिर एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना होता है ऑरोरा करके, कि आप जाइए पोल्स के पास, आप जाइए साउथ या नॉर्थ पोल्स के आसपास, तो क्या होता है कई बार जो आपका आसमान है बिल्कुल ऐसा डिस्को लाइट जैसा चमकने लगता है, इसको हम कहते हैं ऑरोरा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑरोरा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे होते हुए दिख सकता है। फिर इसके बाद आप और बाहर चले जाएंगे दोस्तों तो ये आ जाती है एग्जॉस्फेयर। अब एग्जॉस्फेयर के साथ ऐसा है कि इसको सबसे बाहरी लेयर माना जाता है ना। इसके बाद आप देखोगे तो स्पेस आपका स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे मर्ज हो जाती है स्पेस के साथ। तो एग्जैक्ट इसका हमें पता नहीं चलता कि यार कितने किलोमीटर्स के, तो क्योंकि धीरे धीरे स्पेस के साथ ये मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत लाइटर गैसेस मिलेंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसी गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है। हो सकता है आपका गजनी दिमाग जो है चमका होगा, अरे सर पढ़े तो थे हम जी, सर पढ़े तो थे क्लास में, हाँ जी सर, बट हम क्या है रिवाइज नहीं किए तो भूल गए, है ना। चलो अच्छा, अब अगला सवाल और, द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। बताओ यार क्या कहते हैं उसको, कि यहां पे बिना केमिकल कंपोजिशन चेंज हुए रॉक्स आपकी टूट जा रही है, हो जा रही है ना। रॉक्स गाना गा रही हैं। ठीक है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, है ना। लूटा लूटा उसने सबको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आके गिरा जमीन पर। ठीक है कहता रहा वो, ऐसे कुछ करके सॉन्ग है, बहुत पुराना, राइट। तो वैसे अगर देखोगे हमारी रॉक्स जो होती है ना, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने होती हैं। ठीक है, जब वो टूटती हैं दोस्तों, मल्टीपल फोर्सेज ऑफ नेचर के चलते, बहुत सारी नेचुरल फोर्सेज हैं, है ना, जो उनपे काम करती हैं, उनको तोड़ती हैं छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं।
अब वेदरिंग जो है दो तीन प्रकार की होती है। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में क्या है कि फोर्स लग रही है, जैसे मान लो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा, रॉक्स आपके एक्सपैंड होंगे, ऐसे खींचेंगे। फिर मान लो ठंडक हो गई तो रॉक्स क्या हुआ, सिकुड़ गए, कंट्रैक्ट हो गए। तो जब लगातार ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा, रॉक्स वीक हो जाएंगे, उनको बहुत कमजोरी आ जाएगी, तो रॉक्स में क्रैक्स, दरारें ये सब पड़ने लगेंगी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी मान लो उसके अंदर घुस गया तो उसको और बड़ा बना देगा, है ना। तो जब फिजिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे रॉक्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो टूट रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते। अब मजे की बात, आपने देखा कभी, आपने गुफाएं बनते देखी, केव्स, आप कभी घूमने गए होगे, आपको कहीं केव दिखी होगी। दोस्तों पता है केव्स कैसे बनती हैं? जो पानी होता है ना हमारा जमीन के नीचे वाला पानी, ग्राउंड वाटर जिसे आप कहते हो, है ना, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे लाइमस्टोन की रॉक्स हैं, लाइमस्टोन एक पत्थर होता है ना, या डोलोमाइट है, वो एक पत्थर मिलता है वहां पे, और वहां पे बढ़िया ग्राउंड वाटर है, तो पता है वो क्या करता है, इतना शैतान होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन करता है, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। वो क्या करता है, जब इन पत्थरों के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसको अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, और उससे इतने जबरदस्त लैंडफॉर्म्स बनते हैं यार कि आपको मजा ही आ जाएगा देख करके। ठीक है, अगली बार कभी कोई गुफा में जाना ना, ऐसा गुफा आपको दिखाई दे, तो ध्यान देना कहीं लाइमस्टोन का पत्थर तो नहीं है, कहीं डोलोमाइट का पत्थर तो नहीं है, और तुम गुफा में जाओगे ना तो हमेशा देखना पानी गिरता हुआ दिखाई देगा तुम्हें वहां पे। अंदर देखोगे तुम, हल्का हल्का पानी बह रहा होगा, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का। ठीक है, तो समझ जाना, सर ने बताया था भाई। ठीक है, चलो फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फिजिकल वेदरिंग। तो वो जो करता है ना गुफाओं का फॉर्मेशन वगैरह, वो केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। कई बार तुमने देखा होगा दीवार में ऐसे दरार, उसमें पेड़ उगा रहा है, पेड़ कमजोर कर दे रहा है, दैट्स बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना, कि बायोलॉजिकल तरीके से जो है टूट रहा है, पत्थर कमजोर हो रहा है। राइट, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, वेदरिंग हो गया, प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, चलिए, एक कोल्ड करंट जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के पास फ्लो कर रहा है दोस्तों, कोल्ड करंट, क्या बात है बेटा, गजब बात है भाई साहब, गजब बात। अब पहले तुम दिमाग लगाओ, किसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है दोस्तों साउथ अमेरिका की, और वो भी कौन सा साइड उसका, वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहां पे जब बात की जाती कोल्ड एंड वार्म करंट की, करंट क्या है दोस्तों, ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर जब एक ठीक ठाक अमाउंट में, एक सर्टेन अमाउंट में पानी फ्लो करता है एक स्पीड और एक डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं ओशन करंट। क्या कहते हैं हम लोग यहां पे, ओशन करंट। अब बच्चे कहते हैं सर टाइड और करंट में क्या फर्क है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर टाइड में क्या फर्क है, करंट में क्या फर्क है। तो देखो, टाइड में क्या होता है, पानी का लेवल राइज होता है, समझे, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता है। करंट में ऐसा नहीं होता, करंट में पानी ही मूव करता है, पानी जो है ठीक ठाक अमाउंट में मूव करता है एक डायरेक्शन में, है ना, एक सर्टेन स्पीड के साथ, उसे हम करंट कहते हैं। टाइड्स में ऐसा नहीं होता, टाइड्स में क्या है, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मान लो हाई टाइड आ गई कहीं पे, तुम कहीं खड़े हो बीच किनारे, हो सकता है जहां तुम खड़े थे दोपहर में वहां तुम सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन तुम रात में गए तो वहां पानी है भाई, क्यों है भाई, हो सकता है हाई टाइड रहा हो, समुद्र का लेवल राइज हो गया, बढ़ गया, है ना, दैट्स कॉल्ड टाइड। तो ये डिफरेंस आप दिमाग में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सवाल करता है कि यार कौन सा करंट यहां पे आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो देखो आंसर बहुत सिंपल है, साउथ अमेरिका के पास जो आपको ठंडा करंट दिख रहा है दैट इज पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्यों सी के साथ जाएंगे, बिकॉज उसने बोला है कि साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट। अब इसको हम लोग ना एक एक मैप पे दिखाता हूं तुमको। तो जो लाल लाल दिख रहा है ना तुमको, सब वो क्या है, सब वार्म करंट है, गर्म वाला, और जो नीला नीला दिख रहा है वो सब क्या है बच्चे, वो आपका जो है ठंडा करंट है। तो अगर ध्यान से देखो, हम बात कर रहे थे साउथ अमेरिका की, व्हाट इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका गाइस, इसका वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका ठंडा करंट, पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट दोस्तों। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे अफ्रीकन कोस्ट पे भी एक ठंडा करंट है, इनको बेंगोलिया करंट बोलते हैं। ठीक है, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास आपको एक कोल्ड करंट फ्लो होता हुआ दिख जाएगा, राइट गाइस। इसके अलावा अगर आप देखोगे ऊपर नॉर्थ अमेरिकन साइड पे आपको ठंडा करंट दिखेगा, जिसको हम लैब्राडोर करंट कहते हैं दोस्तों। फिर आपको एक वार्म करंट भी दिखता है, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट गाइस। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन अलास्कन करंट आपको थोड़ा सा वार्म दिखाई देगा, राइट गाइस। तो वार्म करंट में हमेशा क्या होता है, गर्म पानी रहता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्ड करंट के अंदर पानी का टेम्परेचर ठंडा रहता है। एक मजेदार फिनोमेना बताऊं तुम्हें, बहुत बेहतरीन फिनोमेना, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ करके। ठीक है, देखो बताता हूं क्या क्या होता है कि एक हम लोग जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ते हैं कभी भी ज्योग्राफी में, तो एक कंसेप्ट आता है एल नीनियो। क्या आता है कंसेप्ट, एल नीनियो। हर 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर प्रकृति अपना कमाल दिखाती है, बहुत जबरदस्त कमाल दिखाती है। और जब ऐसा होता है, एल नीनियो, है ना, एल नीनियो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है बेबी क्राइस्ट। तो जनरली 25 दिसंबर के आसपास ये फिनोमेना दिखता है हर 3 से 4 साल के अंदर। जब ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो पता है क्या होता है आपको,
ये जो है यहाँ पे क्या है, सब गर्म पानी है, ठीक है। तो इस गर्म पानी को कहाँ इकट्ठा होना चाहिए, देखो यहाँ पे समवेयर हेयर, ये देख रहे हो नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये सब गर्म पानी है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पोजिशनड है, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया है, आपकी विंड भी अच्छी ब्लो करेंगी, ट्रेड विंड्स जिन्हें आप कहते हैं, उनमें मॉइस्चर भी होगा, है ना, बढ़िया से, ठीक है। और यहां पे अपने को भारत में मॉनसून वगैरह बढ़िया देखने को मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिस साल एल नीनियो होता है, ये कंडीशन बदल जाती है, ये उल्टी हो जाती है। पता है क्या होता है, ये जो गर्म पानी इधर होना चाहिए था, ये कहां इकट्ठा हो जाता है, यहां पे, जहां पे ठंडा पेरुवियन करंट बह रहा था, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूं मैं तुमको। लोग कहते हैं कि सर ये ठंडा पानी गया कहां, फिर ये रिप्लेस कैसे हो गया। तो देखो उसका एक लॉजिक है, यहां पे आती थोड़ी सी साइंस, ठीक है। जो बच्चा ठंडा वाटर होता है ना, वो हमेशा भारी होता है, डेंसर होता है, और तुमने पढ़ा होगा साइंस में कि डेंसर चीज नीचे की तरफ बैठती है। जो वार्म वाटर है वो लाइटर है, उसकी डेंसिटी कम है, तो ऊपर की तरफ रहेगा। जिस साल ये एल नीनो फिनोमेना होता है ना, क्लाइमेट का बता रहा हूं तुम्हें, जिस साल ये होता है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो गर्म पानी का करंट है बजाय इधर जाने के वो इस साइड आ रहा होता है, और कहां इकट्ठा हो जाता है, देखो साउथ अमेरिका के पास, जहां ये ठंडा पेरुवियन करंट था। तो ये ठंडा वाला नीचे चला जाता है, इसके ऊपर गर्म वाला करंट जमा हो जाता है। तो जिस साल ऐसा होता है बेटा, वहां पे इस साल यहां पे आपको पूरी फ्लड्स देखने को मिलती है, बाढ़ आती है भयंकर वाली, ठीक है, बहुत बारिश होती है। और कहां पे मॉनसून वीक होता है, भारत के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में क्या इंपैक्ट होता है, बहुत ड्राइनेस होती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, समझे। तो ये है कहानी दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम पे अकर कर रहा होता है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में तो समर्स होते हैं दोस्तों, भीषण समर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जब समर्स इंडिया में आते हैं तो मानसून का सीजन भी आता है। तो ये इतना तगड़ा इंपैक्ट डालता है कि भारत में आपको मानसून बहुत डीले देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत कम मानसून आता है, गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों, ठीक है, समझे कितना नेचर कितना अमेजिंग है ना, कितना बढ़िया। सोचोगे यार, हमने करंट के कंसेप्ट से कितना बढ़िया क्लाइमेट को हमने रिलेट कर लिया, यहाँ पे कितनी सारी चीजें हमने जान लिया, गजब यार। दिमाग के दौड़ रहे हैं घोड़े तुम्हारे, हैं दौड़ रहे हैं भाई, याद आ रहा है, गजनी दिमाग से बाहर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। कह रहे हो सर जी ये तो बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट बता दिया सर, क्या बता दिया आपने सर ये, ठीक है। देखो यार, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे, है ना, जितना सीखने की इच्छा रखोगे उतना मजा आएगा, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट गाइस, ठीक है। देखो इस पूरे लेक्चर में बच्चे मैं सिर्फ यही ट्राई कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे एमसीक्यूज ऐसे टिक टिक करके ना चला जाऊं, बल्कि रिलेटेड कंसेप्ट समझाऊं, बातें बताते जाऊं, ठीक है, ताकि तुम्हें लगे हाँ यार कि सर ये 1 घंटे का वीडियो देखा तो स्वाद आ गया, मजा आ गया। चलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये तो सीधा सीधा सवाल है, तुम्हें आना चाहिए। सो क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पे कि किसने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज अ साइंस जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ठीक है। बताओ किसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, अल्फ्रेड मार्शल इज नॉट द आंसर गाइस, करेक्ट आंसर इज लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तुम्हें पता है दोस्तों सर्विस है, तो यहाँ पे कोई सामान नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। यहाँ हम सर्विसेज देते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम अभी ऑटो टेम्पो लेकर के स्कूल जाते होगे, डॉक्टर के पास जाते होगे, है ना, ये सब क्या है, ये सब सर्विसेज हैं दोस्तों। तो जो सेक्टर इसको प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों द टर्शरी सेक्टर। भारत में पिछले कई सालों में आप देखोगे ये सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है देश की इकोनॉमी और जीडीपी के लिए। दिस हैज बिकम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर गाइस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो आगे बात करते हैं। वेन ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। अब देखो एक इंसान जो है काम करना चाहता है, ठीक है, एक इंसान क्या है दोस्तों, काम करना चाहता है बट उसे ठीक ठाक जॉब ही नहीं मिल रही, उसे नौकरी ही नहीं मिल रही सही तरीके से कि वो मतलब उसको कर पाए। तो ऐसे को क्या कहते हैं, इसको हम गरीबी नहीं कहते दोस्तों, इसको हम कहते हैं बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके का हो सकता है दोस्तों, है ना, बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो दो सबसे जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जैसे अगर हम रूरल एरियाज में देखें, अगर हम गांव में देखें दोस्तों, तो गांव के अंदर आपको देखो बहुत ही जबरदस्त 2 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट दिखते हैं। एक को हम सीजनल कहते हैं दोस्तों, एक को हम डिस्गाइज्ड कहते हैं, ठीक है। डिस्गाइज का मतलब होता है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं दोस्त, ठीक है, कहानी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सीजनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है साल भर जो है 6-7 महीना आपके पास काम है, 2-3 महीने काम नहीं है। दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि आप देखने में तो एम्प्लॉयड लग रहे हो, देखने में तो लग रहा है कि भाई आप काम कर रहे हो, बट रियलिटी में आप फुल पोटेंशियल से काम कर ही नहीं रहे। जैसे मान लो हमारे ताऊ का एक खेत है, ठीक है, जैसे मेरे ताऊ का एक खेत है, अभी खेत बहुत छोटा है, इसमें जो है रिक्वायर्ड लोग कितने हैं, इसमें कितने रिक्वायर्ड लोग हैं, मान लो सिर्फ 2 ही लोग हैं, और वर्किंग कितने हैं, काम कितने कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लोगों को हटा के कहीं और शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो ये जो दो एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है दोस्तों। क्या है दोस्तों वो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड भी कहा जाता है कई बार, कि देखने में तो लग रहा है कि भैया ये काम कर रहे हैं बट ये लोग काम कर ही नहीं रहे हैं मालिक, तो ये तो बड़ा दिक्कत है भैया, बहुत नाइंसाफी है कि नहीं दोस्त। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड। आपको गांव के अंदर ज्यादा दिखाई देगा, ये बहुत ज्यादा दिखाई देगा, इवन शहरों में भी आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखता है। चाट लगाने वाले भैया सबकी चाट थोड़ी बिकती, मोमोज वाले भैया सबके मोमोज भी नहीं बिकते। देखने में तो लग रहा है भैया ने मोमो का स्टॉल लगाया है, लेकिन क्या उनकी इनकम हो रही है, नहीं हो रही गाइस। तो ही इज लुकिंग लाइक ही इज एम्प्लॉयड बट फुल पोटेंशियल वो यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भैया बढ़िया सा एग्जांपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि इकोनॉमिक्स को राइज करती है, क्या बात है, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट, दैट गिव्स राइज टू इकोनॉमिक्स। दोस्तों देखो, इकोनॉमिक्स क्या है, बेहतर मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का, कि कैसे आप उसको बेटर मैनेज करके बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर रिसोर्सेज कम होंगे दोस्तों, डेफिनेट सी बात है स्कार्सिटी होगी, तो आप उसको बेहतर इकोनॉमिकली मैनेज करने की बात करोगे। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अभी तक मैंने जो तुमको कराया वो थे हमारे कुछ बेहतरीन से सवाल, कहां से, हमारे मल्टीपल सेक्टर से। ठीक है, मतलब चारों सब्जेक्ट्स को मिला करके, राइट। चलिए, तो इकोनॉमिक्स को भी बहुत ध्यान से देना, बट इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत बच्चों के लिए ऑप्शनल है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको रेफर कर सकते हो नहीं भी, बट मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है भाई, चलो अब कुछ शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, जैसे दो फीचर्स बताने हैं धम्म के एज प्रोपोगेटेड बाय अशोक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट यार, हो सकता है दो की जगह तीन फीचर पूछ ले, चार भी पूछ ले, तो धम्म ऑफ अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1, ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अहिंसा या नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना, अपने से छोटे लोगों को यहाँ पे काइंडनेस दिखाना, ऐसे कोई भी आप यहाँ पे 2-3 पॉइंटर्स याद कर सकते हो। देखो, रिजिड आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको दिया है। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, तो बेटा दिस इज नॉट अ रिजिड आंसर, याद करिएगा। ठीक है, तो आपने हो सकता है कुछ और पॉइंट्स याद किए हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूं। चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, कमिटी और कॉर्पोरेशन का क्या फर्क होता है? छोटे शहरों में हम इसको म्युनिसिपल कमिटी कहते हैं, बड़े शहरों में इसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, दो बेसिक डिफरेंसेस के बीच में, राइट। ये लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। भारत में जब पावर शेयर की जाती है, याद रखना बच्चे, जब पावर इंडिया में हम लोग पावर को शेयर करते हैं, ठीक है, पावर की शेयरिंग करते हैं, हम कहा पावर शेयर करते हैं बेटा, हम लोग जब भारत के अंदर पावर शेयरिंग करते हैं, इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसके 2-3 तरीके हैं, बट फिलहाल इसके रिस्पेक्ट में आपको बता दूं कि हमारी टॉप लेवल पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स की, और लोकल यहाँ पे गांव को, शहरों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की हो सकती है बेटा, रूरल हो सकती है जिसको आप पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं बेटा, और एक अर्बन हो सकती है जहां पे म्युनिसिपल कमिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे। इज दैट क्लियर? चल, तो क्वेश्चन कहता है दो ही फंक्शन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, पब्लिक हेल्थ मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना, ये सब नगर निगम का काम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। विद रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत आंसर द फॉलोइंग। भाई साहब, दिल्ली सल्तनत से खासकर मैं तुम्हें बताऊं, खिलजी डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है। चेंजेस मेड बाय तुगलक पूछता है आपसे, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पानीपत बैटल से क्वेश्चन आता है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो दिमाग में रखने हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब एक मजेदार बात बताऊं तुम्हें पता होगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद पड़ा है। दैट इज रॉन्ग गाइस। एक संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनको ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मानता था। तो जो कुतुब मीनार का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली उन संत के रेस्पेक्ट में स्टार्ट हुआ था जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पॉइंटर याद रखो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे दो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस यहाँ रिफॉर्म्स, तो यार दाग और चेहरा का इंट्रोडक्शन। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, चेहरा मतलब प्रॉपर रोल डिसाइड कर देना कि भाई क्या काम है सोल्जर का। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज को यहाँ पे उसका प्राइस फिक्स कर देना, मार्केट्स का स्टैब्लिशमेंट, ऐसे कोई भी 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप बता सकते हो। ठीक है, 100% आपके ऊपर है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नाउ रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर दी फॉलोइंग। बताइए प्रियम्बल क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल क्या होता है। ऐसे तुम जितना बेहतर चाहो उतना एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है ना, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है कि संविधान किस पे बेस्ड है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहना भी इसको गलत नहीं होगा, तो आप ऐसे 3-4 पॉइंटर्स समझा के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एनी 4 फंडामेंटल राइट्स आप बताइए कोई भी 4 फंडामेंटल राइट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करने को भी आपसे कह सकता है। तो याद रखिएगा दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का अपना एक सब टाइप है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सप्लेन करने को कह सकता है या सिर्फ बताने को कह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके टीचर क्या चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों को ही आपको पढ़ के जाना है बहुत सही तरीके से कि इसका एक्सप्लेनेशन भी, राइट। चलिए, तो व्हाट वाज द रेनेसा, नेम द फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड। तो रेनेसा से क्वेश्चन आता है। देखो, रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। अब अगर मैं यूरोपियन समाज की बात करूं, यूरोपियन सोसाइटी की बात करूं दोस्तों, तो एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं तुम्हें, ठीक है। यूरोप में एक जगह है ग्रीस, ठीक है, बहुत सिंपल से, मतलब आप ऐसा मानो यूरोप में, ग्रीस की बात नहीं कर रहा हूं एग्जैक्टली, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, एक कहानी है बहुत जबरदस्त सी, ठीक है, कि एक जगह हुआ करती थी ग्रीस, वहां पे एक एम्पायर रूल किया करता था, बाइजेंटाइन एम्पायर। क्या हुआ कि टर्की को आप जानते होंगे, टर्की है ना, टर्की में एक नए एम्पायर की शुरुआत होती है, उसको कहते हैं ऑटोमन एम्पायर, दैट वाज अ मुस्लिम रूल, राइट। अब क्या हुआ कि टर्किश लोगों को लगा, टर्किश रूलर्स को, कि भैया इस पे कब्जा तो करना है। तो जब इन्होंने कब्जा किया, जब अटैक किया, बड़ी लंबी बैटल चली, है ना, बाइजेंटाइन एम्पायर हार गया। अब भाई ग्रीस आ गया कब्जे में, बहुत सिंपल है ना, किसके, ऑटोमन्स के कब्जे में। तो एक रिलीजियस बैटल स्टार्ट हुई, ठीक है, हिंदूस कह रहा हूं, एक रिलीजियस बैटल स्टार्ट हुई क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स की। बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो थे, है ना, स्कॉलर्स, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, पेंटर्स, आर्टिस्ट, वो सब भाग करके कहां चले गए, सब कुछ तो इटली चले गए, कुछ बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैल गए। तो ऐसा कहते हैं कि यूरोप के सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, उसके कल्चर को डेवलप करने में ग्रीक्स लोगों का बहुत तगड़ा हाथ है, ठीक है। ग्रीक्स वर फेनोमिनल पीपल यार, बहुत जबरदस्त है वो, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कि यूरोप के अंदर जो है पहले बहुत सुपरस्टिशंस हुआ करते थे, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, भगवान के नाम पे डराना धमकाना, लोगों को एक्सटॉर्शन करना, ये सब बहुत कॉमन था। फिर एक ऐसा एरा आता है जब लोगों ने रिवाइवल करना स्टार्ट किया अपनी थिंकिंग का, आर्किटेक्चर का, और वो जो रिवाइवल पीरियड था उसे कहा जाता है द रेनेसा पीरियड। कौन सा पीरियड बच्चों? रेनेसा। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था यूरोप के अंदर, जिसने यहाँ पे ह्यूमनिज्म पे बहुत फोकस किया। ह्यूमनिज्म, ह्यूमन लाइफ मैटर्स यार, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। लियोनार्डो डा विंची इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं इस दौर के आर्टिस्ट के। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे 14-15 सेंचुरीज में प्रिंट कल्चर स्टार्ट होता है यूरोप के अंदर। प्रिंट मतलब प्रिंटेड किताबें वायरल होती हैं, ठीक है। तो वहां से यूरोप का समाज और बदलता है और फटाफट मूवमेंट्स आपको दिखते हैं। फिर अल्टीमेटली एक ऐसा मूवमेंट आता है जो यूरोप में किंगडम्स की बैंड बजा देता है, राजा महाराजाओं की धज्जियां उड़ा देता है। उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। कि लोगों के अंदर फीलिंग आ जाती है कि भाई देश चाहिए अपने को यूनाइटेड कंट्री चाहिए, बहुत हो गया राजा महाराजा का ये सब, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल इवेंट्स आपको होते हुए दिखते हैं दोस्तों, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से देखा भाई सवाल को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। यार क्या प्यारा सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझना। इसको तुम बड़ा लिख सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बट बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जस्टिफाइबल है, मतलब आपका कोई राइट वायलेट करता है, आप कोर्ट के में, अदालत में जाके केस लड़ सकते हो, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये चीज नहीं होती, दैट्स नॉट एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिफाइबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए गए तो आप कोर्ट में, अदालत में जाकर खड़े नहीं हो पाओगे भाई, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। डन। और अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो गए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास एक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, है ना, आप उसका इस्तेमाल करिए। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का जिम्मेदारी भी है दोस्तों, ठीक है। तो आप वहां पे प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हो। तो एक 1 पॉइंट पूछा था, आप 2-3 पॉइंटर्स इसके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गिव रीजन व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। तुमको पता है 71% इज कवर्ड बाय द, कहते हैं ना कि हमारा दैट इज वाटर। तो जब स्पेस से आप देखो तो अर्थ ब्लू दिखता है, क्यों भाई? क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी से, रिफ्लेक्शन, मिरर की तरह काम करता है पानी, है ना, लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन करता है, तो ऐसा लगता है सब कुछ नीला नीला है, ब्लू है, ठीक है। आज ब्लू है, पानी पानी दोस्तों। चलिए, नाउ विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर नेम द 5 लेयर्स। पांचों बता देना भाई साहब, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जॉस्ट। वाई ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज सारे वेदर फिनोमेना आपको यहीं होते हुए दिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इट कंटेन्स ऑक्सीजन वी ब्रीथ, साथ ही साथ जितने भी वाटर वेपर वगैरह है, जाता जितने भी वेदर फिनोमेना है, सारे के सारे यहीं पे होते हैं, दैट इज वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में भी पूछ सकता है, यहाँ पे लॉन्ग में भी आपसे सवाल कर सकता है, तो प्लीज इसको पूरा पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो मैंने आपको बताया ना, टाइड्स क्या है? जब वाटर लेवल राइज करता है दोस्तों। अब मजे की बात क्या है कि बच्चों को लगता है कि टाइड्स सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून से होते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है।
ठीक है, अब इसके ऊपर जो हमारा सन एंड मून है, ठीक है, सन है मून है, डन। तो जो हमारा सन एंड मून है, ठीक है, सन हो गया या मून हो गया, सॉरी ऐसे इसको लिख लो एक तरीके, ठीक है। तो हमारा सन या मून हो गया, ये क्या करता है, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। क्या करता है यहाँ पे, इस पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, अर्थ के एक साइड पे ना ऐसा बल्ज बन जाता है, ऐसा उठा हुआ इलाका बन जाता है, या फिर आप कह लीजिए पानी का लेवल आपको राइज होते हुए दिख सकता है। लेकिन दूसरे पार्ट पे ना बिल्कुल अलग चीज होती है। दूसरे साइड जो आपको टाइड बनता हुआ दिख रहा है, वाटर लेवल राइज होता हुआ दिख रहा है, उसका कारण बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे, ये मैं बता रहा हूं तुमको, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करती है ना, अर्थ जब घूमती है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है। तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि चीजें बाहर की तरफ दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ पे जब टाइडल बल्ज बनता है, इसको हम कहते हैं टाइडल बल्ज, मतलब ऐसे खिंच रहा है कोई चीज, ठीक है। तो एक तरफ से तो सन या मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन दूसरे तरफ से बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल होता है, जो आपको पानी राइज या फॉल होते हुए दिखता है, कि सी लेवल राइज करेगा या फिर फॉल करेगा, ठीक है। पानी का लेवल उठेगा गिरेगा। तो यही जो पीरियोडिक उठना और गिरना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टाइड्स। तो यहाँ पे दो फोर्सेस को मैंने आपको बताया, यहाँ पे हो सकता है आपकी किताब में ना दी हो प्रॉपर, सिर्फ यही दिया हो ग्रेविटेशनल पुल, तो अब वो पॉइंट लिख देना, बट तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिर्फ यही नहीं होता बल्कि ये फोर्स भी होती है, ठीक है। तुम आगे चलोगे ना, मैं अभी क्या है कि बच्चे मैं जब कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे जो एनडीए का एग्जाम देते हैं बच्चे, उनको पढ़ाता हूँ मैं ना, 11th वाले 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन्हें ना और डिटेल में जानकारी मिलती है बहुत अच्छे से। तो हो सकता है तुम्हारी किताब में एक रीजन दिया हो तो तुम एक ही लिख देना, अदरवाइज तुम्हारे कंसेप्ट के लिए बताया कि भाई दो कारण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब ओशन करेंट्स क्या है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है, ठीक है। किस वजह से पैदा हो रहा है, बिकॉज ऑफ विंड, कॉरियोलिस इफेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो पानी क्या है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है सर्टेन डायरेक्शन में, उसे हम करंट्स कहते हैं। तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है आपसे कुछ एग्जांपल पूछे कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट के एग्जांपल दो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, डिफाइन इंसोलेशन एंड मेंशन वन फैक्टर अफेक्टिंग इट्स। इंसोलेशन का मतलब होता है आती हुई सोलर रेडिएशन। इनफैक्ट अभी मैं क्लास ले रहा था, है ना, और मैं इंडिया वाले बच्चों को आज यही टॉपिक पढ़ा रहा था कि इंसुलेशन क्या होता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो इंसुलेशन सीधी भाषा में आती हुई जो सूरज की रोशनी, उसे हम इंसुलेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको अर्थ यहाँ पे रोकती है। अब एक फैक्टर जो है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को डिफाइन करेगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अर्थ पे जो सबसे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, सबसे डायरेक्ट रेज है ना, सबसे जो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वो कहाँ होती हैं दोस्तों, वो आपकी इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। यहाँ पे क्या है, रेज बहुत डायरेक्ट होती हैं। बट जितना आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, जितना आप दूर जाते जाओगे, मतलब लैटिट्यूड आपका बढ़ रहा है, तो ये रेस क्या होती है, स्लैंट होती जाती है, तिरछी होती जाती है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जो तिरछी रेज है ना आपकी बेटा, ये एरिया तो ज्यादा कवर करेंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट कम मिलेगा आपको, इंटेंसिटी इसकी कम फील होगी। ज्यादा इंटेंसिटी फील करना है तो आपको ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटर रीजन के पास में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसको एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, दो फैक्टर आपसे पूछ ले तो दो फैक्टर आप यहां पे बता देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स डिफाइन एपिसेंटर एंड फोकस। एपिसेंटर क्या है दोस्तों, फोकस वो पॉइंट है अर्थ के अंदर जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था, और एपिसेंटर जस्ट उसके अबव वाला पॉइंट है। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे अर्थक्वेक वेव्स आपकी जनरेट हुई, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर सरफेस के ऊपर जो पॉइंट आपको दिखाई देगा उसे हम एपिसेंटर कहेंगे, और अर्थ के अंदर जहां पे वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हुई अर्थक्वेक की, इसे हम कहेंगे बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज द फोकस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फोकस इज इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, एंड एपिसेंटर डायरेक्टली उसके ऊपर जो पॉइंट है सरफेस के ऊपर, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अर्थक्वेक की वेव्स अगर आपको याद हो बच्चों तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा है ना रिकॉल कर लेते हैं। अर्थक्वेक में दो प्रकार की वेव्स होती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक में दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक को हम बॉडी वेव्स कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं, जो आपको सरफेस के ऊपर रोड टूटती, बिल्डिंग पलटती दिखाई देती है, वो सरफेस वेव्स का कमाल है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार की वेव्स होती हैं बेटा, एक बॉडी वेव्स कहलाती हैं और एक आपकी सरफेस वेव्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी सरफेस वेव्स, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स मानी जाती है, जो आपको बिल्डिंग कोलैप्स होते हुए दिखती, गिरती फिरती दिखती है, वो इसी कमाल है। बॉडी वेव्स में भी हम दो डिविजन्स कर लेते हैं, दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी वेव, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी वेव, और दूसरी कहलाती है आपकी सेकेंडरी वेव। क्या कहलाती है बच्चों यहाँ पे, सेकेंडरी वेव, ठीक है। इसको हम कई बार पी और एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं, पी और एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डन।
तो हमने क्या देखा बच्चे, जब कभी भी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं ना, जो प्लेट्स होते हैं हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स, उनमें ना स्ट्रेस अगर बिल्डअप हो, ऐसे एकदम स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, देखो उनके मूवमेंट के चलते आप देखोगे बहुत सारा स्ट्रेस ऐसे बिल्डअप होता रहेगा, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रिलीज होगा, और जब वो रिलीज होगा तो वाइब्रेशंस के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, है ना, और आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, राइट गाइस। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। स्टेट 2 कॉजेस टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट्स, या तो फोल्डिंग या तो फॉल्टिंग होना, और वॉल्केनिक इरप्शंस भी कई बार अर्थक्वेक्स ला सकते हैं, या फिर कोई डैम बनाया गया, बहुत बड़ा डैम, उसका एक बड़ा सा रिजर्वॉयर यानी लेक है, उसमें बहुत सारा पानी भरा है, वो भी टेम्परेरी अर्थक्वेक ला सकता है, समझे कितना भयंकर चीज है ना। जनरली तो यार टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, उसकी वजह से जो हमारी प्लेट्स मूव करती है ना, उसकी वजह से आपको ऐसे अर्थक्वेक्स आते हुए दिखते हैं, ठीक है, एकदम से नहीं आ जाते। जब दो प्लेट्स के बीच में बहुत सारा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाए, जब वो रिलीज होगा तब आपको अर्थक्वेक आता दिखेगा। ज्यादातर जो हमारी कहते हैं ना कि जो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स होती हैं, उनमें आपको चीज ज्यादा दिखती है। पता है ना भाई, प्लेट बाउंड्रीज पता है ना सभी बच्चों को। देखो हमारा जो लिथोस्फेयर है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स मैंटल का जो सबसे अपर पोर्शन है, एस्थेनोस्फेयर, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सॉलिड टाइप का, उस पर तैरती रहती हैं। इनका अपना एक मूवमेंट स्टाइल है, ठीक है। तो हम लोग जनरली 3 प्रकार के मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स का, ठीक है। एक कहलाता है बच्चे कन्वर्जिंग मूवमेंट, तो सॉरी यार एक कहलाता है आपका कन्वर्जिंग मूवमेंट। तो कन्वर्जिंग मूवमेंट में क्या होता है बच्चे, प्लेट्स हमेशा एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट में आप याद रखिएगा फोल्ड बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, फोल्डिंग होती है। बिकॉज क्या होता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, आपस में टकराई, तो टकराने में क्या होगा कि एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, दूसरी वाली ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक फोल्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब कभी भी फोल्डिंग होती है तो क्रस्ट आपकी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, ठीक है। दो ऐसी प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, एक नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ उठ रही है ना, तो एक फोल्ड बन जा रहा है यहाँ पे, राइट, क्रस्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं फोल्ड होना। और ऐसी प्लेट्स आपकी कहलाती हैं बेटा कन्वर्जेंट प्लेट्स। क्या बोलाती हैं, कन्वर्जेंट कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं बेटा, कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसे क्या होता है, कई बार दो प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं दोस्तों, तो क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है, बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, इसे हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फॉल्ट कहते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जो अंदर से गरम गरम मैग्मा होता है ना, वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आके ठंडा होता है तो नई क्रस्ट बना देता है, ठीक है। फिर एक और मूवमेंट होता है प्लेट्स का, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे प्लेट्स ना तो पास आती हैं ना ही दूर जाती हैं, स्लाइड करती हैं। ये क्या करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं दोस्तों, ऐसे फ्रिक्शनेट होती रहती हैं, ऐसे फ्रिक्शन सा बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइड करती रहती हैं, ठीक है। और कई बार आप देखोगे यहाँ पे इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है दोस्तों कि एकदम से जब रिलीज होता है ना भाई, तगड़े लेवल के अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बनना। और यहाँ पे भी आपको फॉल्ट क्रिएट होता हुआ दिखेगा दोस्तों, राइट। फॉल्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का क्रैक या गैप्स आ जाना एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा माना जाता है सबसे तगड़ा जो एनर्जी बिल्डअप है या स्ट्रेस का बिल्डिंग है, वो यहीं पे होता है, और सबसे भयंकर अर्थक्वेक्स भी आपको यहीं पे आते हुए दिखते हैं। तो अगर कोई एरिया मान लो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखोगे बच्चे, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, एट द सेम टाइम और डेंजरस भी है। प्लैनेटरी विंड्स कौन सी होती हैं बेटा, वो विंड्स जो साल भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, एक लार्ज एरिया, जैसे हमारी ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। यार वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ एक स्टॉक है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है, जहां पे टोटल वैल्यू जो आपके पास है, मान लीजिए हमने कहा कि यार उसके पास बहुत बहुत वेल्थ है, तो वेल्थ का मतलब क्या हुआ, टोटल जो एसेट्स आपके पास है सब कुछ मिला के उसका वैल्यू, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेल्थ। इनकम क्या है दोस्तों, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये क्या बताता है कि मनी जो आप सर्टेन टाइम पीरियड में कमा रहे हो, जैसे मंथ एंड होगा तो मेरी सैलरी आएगी, तो मैंने 30 दिन काम किया, तो उसके लिए जो मुझे पैसा मिला, दैट इज माई इनकम, वो मेरी इनकम है। वेल्थ क्या होगी, अभी तक जो मैंने पूरा कमाया है, ठीक है, जो भी मैंने कमाया, जो भी मेरे बैंक अकाउंट्स में जो सामान है मेरे पास, वो मेरा वेल्थ है, ठीक है। इनकम क्या है, जो रेगुलरली फ्लो हो रही है, रेगुलरली
आती जा रही है इस तरीके से ना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जब आप कमा रहे हो, उसको हम कहते हैं इनकम। तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इससे सवाल बनेगा पेपर में तुम्हारे, ठीक है, कि 3 सेक्टर बताइए इंडियन इकोनॉमी का, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये 3 मेजर सेक्टर है भाई। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, जहां आप काम करते हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप पैसे बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जहां पे भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट, दैट्स प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है वो सब क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी में हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ सामान नहीं बनता बच्चों, यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, जैसे बैंकिंग, टीचिंग और भी कई सारी सर्विसेज हैं, राइट गाइस। चलिए आगे बात करें फटाफट से। नाउ क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया, आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, टू कॉजेस पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्टेट जहां पे पर्सन के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, ठीक है, बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर पा रहा, खाना, क्लोथिंग, घर, रहना वहना, ये सब कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, कॉजेस, डिमेंशंस, ठीक है, कॉजेस हाई पॉपुलेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स, है ना, इंसान के पास एजुकेशन नहीं होती, अच्छी हेल्थ नहीं होती, तो वो बढ़िया ग्रो नहीं कर पाता, ग्रो ही नहीं करेगा तो पैसे कहां से कमाएगा, सो दैट कुड बी अ कॉज फॉर इट, राइट। तो आप याद रखिएगा बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी, इससे सवाल बनता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या है, देखो इसका मतलब होता है कंज्यूमर्स को यहाँ पे अवेयर करना अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर के, एज अ कंज्यूमर आपके क्या अधिकार है ना, आप कहां तक जा सकते हो, राइट। कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बता सकता हूं मैं आपको, तो ये कंज्यूमर राइट्स आप पढ़ के जाएंगे कि सर कंज्यूमर राइट्स कितने प्रकार के हैं, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंज्यूमर रिड्रेसल से, कि भाई कंज्यूमर की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो हमें पता है दोस्तों यहाँ पे कि नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल, तीनों लेवल पे आपको कंज्यूमर फोरम्स मिल जाएंगे, जहां पे आप जाके अपने केस को फाइट कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल केस होता है ना कोर्ट के अंदर, वैसे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, जहां पे आप जाकर के अपना केस लगा सकते हो और यहाँ पे डिमांड कर सकते हो जस्टिस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करेगा कि आप कहां जाओगे आपके प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं, कंज्यूमर राइट से बन सकता है दोस्तों, और एक कंज्यूमर रिड्रेसल से बन सकता है, ठीक है। तो ये आप बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भैया, ठीक है। रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल डिस्गाइज में डिफरेंस बताओ, 1 कॉन्सिक्वेंस आप बता सकते हो, फैक्टर्स आपसे पूछ सकता है दैट कैन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सीजनल डिस्गाइज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यार सर्टेन पार्ट ऑफ ईयर में आपके पास काम नहीं है, और डिस्गाइज हमने पढ़ा था कि भाई मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो बट एक्चुअली यू आर अनएम्प्लॉयड, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1 कॉन्सिक्वेंस यार, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ पे कम हो जाएगा, बिकॉज जो ह्यूमन पोटेंशियल हम इस्तेमाल कर सकते थे वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ेगी, जिसके पास रोजगार नहीं होता वो दूसरों पे निर्भर होता है अपने जॉब्स के लिए, अपने पैसों के लिए, है ना, सो लाइबिलिटी बन जाता है देश के लिए। तो ऐसे कोई भी कंसिक्वेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, कॉजेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट भी आप लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी के साथ 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 30th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन कहता है कि मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए प्राइवेट कंपनीज आपको ज्यादा मिलने वाली हैं यहाँ पे, दूसरी बात प्रॉफिट यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे डिफरेंस है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सरकार द्वारा चीजें ज्यादा कंट्रोल होती हैं, साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भारत कैसी इकोनॉमी, भारत मिक्स्ड है, हमारे आपको सरकारी कंपनियां भी मिलेंगी और प्राइवेट कंपनियां मिलेंगी, तो हम लोग दोनों पे फोकस करते हैं कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए लाया जाए, साथ ही साथ दोनों को ऑप्शन दिया जाए पैसे कमाने और बेहतर सर्विसेज को एंजॉय करने का, ठीक है। तो ये दिमाग में रखते हुए बच्चे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन आ सकता है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी, ठीक है। चलिए गाइस, तो फिलहाल ये था हमारा सेशन, तो ये क्वेश्चंस करो अच्छे से, फिर भाई कंसेप्ट भी मैं लेकर के आता हूं, तो एक क्लास आपके लिए लाऊंगा मैं, जहां कोर कंसेप्ट हम करेंगे, ठीक है, धांसू लेवल के कंसेप्ट, कंप्लीट जो सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, मजा आएगा दोस्तों उस क्लास में भी, ठीक है। और आई होप यार हमारे दोस्त डोगेश के साथ आपने इस क्लास को बेहतर एंजॉय किया होगा। ये सारे क्लासेस जो है, सारा कंसेप्ट जो है, ये डोगेश भैया का ही डिजाइन है दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के सवाल बनाए हुए हैं डोगेश डकैत के। तो डोगेश डकैत से और टीरेक्स से मुलाकात होगी आपसे अगले 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 बच्चे क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बढ़िया से इन क्वेश्चंस को नोट करना, जो जो बातें
समझाई हैं, बताई हैं, उसको अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा बच्चों। और जिस तरीके से क्लास की शुरुआत की थी वैसे ही दोस्तों क्लास के एंड भी हम लोग करेंगे। ये रहा भैया स्वैग वाला चश्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ विदा लेता हुआ आपका टी-रेक्स, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, आपका गाइड यानी कि कुणाल दिस साइड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। एंड जो कमेंट में बताया है आंसर करने को भाई कर देना, ध्यान से बताना कितना क्वेश्चन सही किया तुम, कितना क्वेश्चन गलत किया, कितना आता था कितना नहीं आता था दोस्त। ठीक है, चलो तो ये सब बच्चे हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैं जाता हूं दोस्तों, जाऊंगा नहीं तो आऊंगा कैसे। बाय बाय बच्चा वाड़ी, बाय बाय गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।